नमस्कार बच्चों सभी को। देखिए बच्चों, कल हम चैप्टर पढ़ रहे थे विकास, अर्थशास्त्र का चैप्टर है और बुक का नाम है 10th क्लास में आर्थिक विकास की समझ। तो बच्चों, विकास जो चैप्टर है उसमें हमने ये कल तक पढ़ा कि भाई विकास हम किसे कहेंगे। तो विकास का अगर हम अर्थ को देखें तो विकास का मतलब ये जान पाए अभी तक हम कि विकास का मतलब बेहतर होना, पहले की तुलना में अच्छा हो जाना, पहले की तुलना में बेहतर हो जाना। तो अगर इसको हम बेहतर समझें, अब उस बेहतरी के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, वो मुख्य बात है। क्या हम सिर्फ इनकम को माने या इसके साथ कुछ और भी बातें हैं जिन पर हमें विकास की अवधारणा को समझने के लिए ध्यान देना पड़ेगा। तो कल हमने ये जाना कि भाई विकास सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं है। विकास पैसे के ऊपर और उठ करके कई सारी बातों को अगर हम ध्यान में देते हैं, जैसे किसी देश की साक्षरता दर है, निबल उपस्थिति आय है, शिशु मृत्यु दर है, घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद है। इस तरह की जो बातें हैं, जो ये सूचकांक हैं, इन पर भी हमको फोकस करना जरूरी है। बच्चों, हमने कल तक जाना कि भाई इनकम आय जो है, चाहे वो प्रति व्यक्ति आय हो, चाहे वो देश की कुल आय हो, उसको हम विकास का पैमाना नहीं मान सकते, पूर्णतः विकास नहीं मान सकते। उसके कल मैंने एग्जाम्पल भी दिए हुए क्यों नहीं मान सकते। तो आज हम कुछ बिंदुओं पर फोकस करेंगे, जिसमें सबसे पहला बिंदु है हमारा अर्थव्यवस्था। बच्चों, अर्थव्यवस्था जैसे कि शब्द है, लिखा हुआ है अर्थ और उसकी फिर व्यवस्था। यहां पर जो अर्थ शब्द है वो अर्थ का मतलब है पैसा। यानी कि किसी भी देश के पास में जो पैसा आता है, अब पैसा कहां से आता है? टैक्स वगैरह से आता है। तो पूरे देश में जो पैसा आता है, इनकम आती है, देश की आय जो है, उस आय को किस प्रकार से सिस्टम से, तरीके से खर्च किया जाए, उसका उपयोग किया जाए। पैसा कितना आया, कितने पैसों को कहां लगाना है, कहां ज्यादा आवश्यकता है, कहां लगाने से देश की अधिकतर आबादी को फायदा मिलेगा। ये जो तरीका है, ये जो सोच है, ये जो विचार है, यही अर्थव्यवस्था है। यानी कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रिया में वही पैसे का लेन देन है। तो यहां लिखा गया है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें किसी देश या समाज, किसी देश की भी हो सकती है, किसी राज्य की भी हो सकती है, किसी समाज की भी हो सकती है, किसी घर की भी हो सकती है। अर्थव्यवस्था कि हमें जब पैसा कमाते हैं, हमारे पापा पैसे कमा करके लाते हैं, महीने में पैसे लगते हैं, तो किस किस तरीके से पापा खर्च करते हैं, उनका जो मैनेजमेंट है वो सीधी अर्थव्यवस्था ही है। कि आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि एक ऐसी प्रणाली है जिसमें आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें उत्पादन, देखो, उत्पादन, वितरण और उपभोग, उत्पादन, वितरण और उपभोग, इन बातों पर खास ध्यान दिया जाता है। तब जाकर के हम अर्थव्यवस्था के बारे में जान सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। इसके बाद दूसरी बात हमारी जो आती है वो है मानव विकास सूचकांक। बेटा, ये जो सूचकांक है, मानव विकास सूचकांक, मानव के विकास का सूचकांक, यानी कि एक ऐसा अंक, एक ऐसा प्रतिमान, एक ऐसा पैमाना जो मानव या किसी देश या किसी समूह, किसी राज्य के विकास को दर्शाता है। लेकिन अब इसको दर्शाता, ये बात तो ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें किन किन बातों का अध्ययन करना पड़ेगा, किन किन बातों के बारे में जानना पड़ेगा। क्या सिर्फ पैसे के आधार पर हम विकास जाहिर कर सकते हैं, बता सकते हैं सूचकांक? ऐसा नहीं है। मानव विकास सूचकांक जो है वो मानव के विकास का एक मापदंड है जो किसी देश या क्षेत्र के विकास की स्थिति को दर्शाता है। बात बिल्कुल सही है। किसी देश
या किसी क्षेत्र के विकास की स्थिति को दर्शाता है मानव विकास सूचकांक। ये मापदंड है, पैमाना है ये। लेकिन इसमें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संकेतकों के आधार पर बनाया जाता है इसे। आर्थिक यानी कि पैसे का, सामाजिक यानी कि मानव के सामाजिक स्तर को भी इसमें अध्ययन किया जाएगा, सामाजिक स्थिति का भी इसमें ध्यान दिया जाएगा। सिर्फ पैसे के आधार पर हम मानव विकास सूचकांक को तैयार नहीं कर सकते। उसके अलावा पर्यावरणीय संकेतक, पर्यावरण के बारे में भी हमको जानना होगा कि जिस देश में लोग रह रहे हैं, आबादी रह रही है, वो क्या वहां पर शुद्ध वातावरण में रह रहे हैं, शुद्ध हवा ले पा रहे हैं, क्या वहां पर पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त वातावरण है। ये सब बातें अगर हम जानेंगे, इन पर फोकस करेंगे, इनका अध्ययन करेंगे, तब जाकर के मानव विकास सूचकांक तैयार होता है। केवल अर्थ यानी कि आर्थिक से नहीं, इन तीन चीजों से सामाजिक स्थिति भी देखी जाएगी, उसकी अर्थव्यवस्था भी देखी जाएगी, उस देश के पर्यावरणीय अध्ययन भी उसके बारे में किया जाएगा, तब जाकर के मानव विकास सूचकांक तैयार होगा किसी देश का या किसी क्षेत्र का। इसके साथ साथ इसमें देखिए, इस सूचकांक को कौन तैयार करता है बच्चों? एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इस संस्था के द्वारा ये पैमाना तैयार किया जाता है। हर साल देश का विकास के बारे में ये संस्था अध्ययन करती है, देखती है। अब इस संस्था को क्या क्या काम करना पड़ता है? देखो, ये संस्था देखती है कि वहां पर आर्थिक विकास, वहां का सामाजिक विकास, वहां की सामाजिक स्थिति, पर्यावरणीय स्थिति, वहां की जीवन प्रत्याशा, वहां की शिशु मृत्यु दर, वहां की साक्षरता दर, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट तैयार की जाती है यूएनडीपी के द्वारा। सिर्फ पैसे को ध्यान में नहीं रखा जाता, ये बात हमें दिमाग में बैठा लेनी है कि मानव विकास सूचकांक जो एक पैमाना है, जो सूचकांक है, ये मापदंड है, यह बहुत सारी बातों पर ध्यान रख करके, बहुत सारी बातों के बारे में अध्ययन करके फिर जाकर के ये सूचकांक तैयार किया जाता है एनडीपी के द्वारा। इस सूचकांक में 191 देशों की सूची में हमारा 130वां स्थान है 2019 के आंकड़ों के अनुसार। बच्चों, अब ये अंदाजा लगा लो कि हम कितने पीछे हैं। और अगर 2023 के आंकड़े देखें तो हमारा स्तर और डाउन गया है, हम 136वें स्थान पर पहुंच गए हैं, पायदान पर पहुंच गए हैं। तो इसका मतलब देखिए कि हमारे यहाँ पर क्या हाल है, क्या हम विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। तो ये पैमाना जो है, ये किसी देश या किसी स्तर, किसी क्षेत्र के विकास के स्तर को दर्शाता है। बच्चों, इसमें एक देश है नॉर्वे। कौन सा? नॉर्वे। वो अक्सर प्रथम स्थान पाता है। वहां का जो विकास सूचकांक है वो अव्वल रहता है हमेशा। ये सोचने की बात है कि वह देश किस तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को, किस तरह से अपनी सामाजिक स्थिति को, लोगों के मान सम्मान को, किस तरह से अपने पर्यावरण को बनाए हुए है कि वो हर बार रिकॉर्ड में, सूचकांक में नंबर टॉप पर आता है। इसके बाद अगला है हमारा विकास धारणीयता। विकास धारणीयता बच्चों, यह है विकास करने की और अग्रसर तो करती है ये अवधारणा, यह एक अवधारणा है, लेकिन ये कुछ हमसे कहती है। ये अवधारणा हमसे ये कहती है कि हमें विकास तो करना चाहिए, लेकिन विकास के लिए हमें भावी पीढ़ी का भी ध्यान रखना होगा। अगर हम भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखे बगैर विकास की ओर अग्रसर हैं तो ये गलत है।
विकास की धारणीयता वाली अवधारणा हमसे ये कहती है कि हम विकास की ओर अग्रसर तो हों, कोई बात नहीं, होना चाहिए, समय की मांग है, लेकिन हमें भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान तालमेल बैठाते हुए वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी के बीच में तालमेल बैठाते हुए ही हमें विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। पर्यावरणीय मुद्दे, पर्यावरणीय आवश्यकता, आर्थिक आवश्यकता, प्राकृतिक चीजें, ये उनके लिए आगे जाकर के कम ना पड़े, क्योंकि हम विकास के दौर में उन बातों को भूल रहे हैं और इतने अंधे हो रहे हैं कि हम प्राकृतिक चीजों को इतना उपभोग में ले रहे हैं कि हमें भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, उनको भूल रहे हैं, जो कि गलत है। तो विकास की धारणीयता जो हमारी है, यह एक अवधारणा है बच्चों, जिसका उद्देश्य क्या है कि विकास की प्रक्रिया में वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संतुलित और संवेदनशील तरीके से कार्य किया जाना है। विकास के लिए हमें वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके संतुलित और संवेदनशील तरीके से विकास के कार्य को आगे बढ़ाना है। यानी हमें आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं का भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। विकास करने से आपको कोई रोक नहीं रहा, विकास करिए, लेकिन ऐसे नहीं कि हम विकास में अंधे होकर, विकास कार्य के लिए अंधे होकर के भावी पीढ़ियों को बिल्कुल भूल जाएं। तो एक समय ऐसा आएगा कि उनके लिए हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। तो हमने जो ये प्राकृतिक पर्यावरण जो हमने है, वो हमारे पूर्वजों से उधार नहीं लिया है, हमने हमारे बच्चों से उधार लिया, आने वाली पीढ़ी से उधार लिया है, तो वो हमको वापस लौटाना भी है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमको उनको वापस भी लौटाना है। हम इसका उपभोग इस तरीके से करें कि ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम सुरक्षित छोड़ करके जाएं, उनके लिए भी बचना चाहिए। जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा बच्चों, जीवन प्रत्याशा एक ऐसी आशा है, एक ऐसी उम्मीद है कि जन्म लेने वाला शिशु कितने दिन जीवित रहने की उम्मीद कर सकता है। कहने का मतलब ये एक औसत आय है कि एक व्यक्ति कितने दिन तक जीवित रह सकता है। ये जो आशा है, ये जो उम्मीद है, इसी को हमने जीवन प्रत्याशा कहा है। यह एक सांख्यिकीय माप है, सांख्यिकीय माप है जो ये बताती है कि एक नवजात शिशु कितने वर्षों तक जीवित रहने की उम्मीद कर सकता है। एक नवजात शिशु जो पैदा हुआ है हाल ही में, वो कितने वर्षों तक जीवित रहने की उम्मीद कर सकता है। ये जो उम्मीद है, ये जो आयु की उम्मीद, जितनी आयु की उम्मीद कर सकते हैं, वो ही जीवन प्रत्याशा है। कि भाई आज के समय में हम आम बात करते हैं ना, कि सामान्य सी बात, कि भाई आजकल लोग 80 साल में मर जाते हैं, लगभग 80 साल तक जीवित रहते हैं लगभग। तो लगभग 80 साल जो मानकर चल रहे हैं, जो उम्मीद जता रहे हैं आप अपने अंदर ही अंदर, वही जीवन प्रत्याशा है और औसत आयु है। यह किसी व्यक्ति या समूह के औसत जीवन काल को दर्शाती है, किसी व्यक्ति या समूह के औसत जीवन काल को दर्शाती है। इसके से पहले हमने बच्चों पढ़ा था साक्षरता दर। इसमें क्या है कि 7 साल से ऊपर वाले जो बच्चे जो साक्षर हैं, अगर हम काउंटिंग करें, 1000 बच्चों को देखें, तो उनमें से जितने बच्चे पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उन बच्चों की जो संख्या होगी 1000 में से, वही साक्षरता दर मानी जाती है। ये हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने पढ़ा था मृत्यु दर। और मृत्यु दर भी कौन सी? शिशु मृत्यु दर। उसमें हमने पढ़ा कि किसी क्षेत्र में एक निश्चित समय में अगर मान लो कि 1000 बच्चे पैदा होते हैं, तो उनमें से 1 साल की आयु से पहले, 1 साल की आयु पूरी करने से पहले जितने बच्चे मर जाते हैं, उन बच्चों की संख्या को हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ये हमने कल जाना था।
बच्चों ये चैप्टर हमारा लगभग पूरा हो गया है। तो कुल मिलाकर के हमने विकास जो चैप्टर है, पहला चैप्टर आसान चैप्टर था, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हमने ये जाना, अगर हम शॉर्ट में बात करें तो, कि विकास जो है वो सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। विकास जो है वो जीवन को बेहतर बनाना है, और उस बेहतरी के लिए हमें सिर्फ पैसे को ही पैमाना नहीं मानना है। उसके अलावा हमें सामाजिक स्थिति, उस देश की आर्थिक स्थिति, शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, इस तरह की बातों पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। पर्यावरण की स्थिति, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम विकास का पैमाने को माप सकते हैं। विकास या विकसित या अविकसित या विकासशील देश किसी को कह सकते हैं। कल जैसे हमने देखा था, हमने हरियाणा और केरल का एग्जाम्पल लिया था, तो उसमें अगर हम तुलना करते हैं तो हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा थी, लेकिन इसके हिसाब से तो हमें हरियाणा विकसित कहना चाहिए। लेकिन अगर हम और बाकी बातों पर ध्यान देते हैं, साक्षरता, शिशु मृत्यु दर, इन पर ध्यान देते हैं, तो वहां पर केरल बाजी मारता है। तो अगर हम सिर्फ पैसे को ध्यान में रखते हैं तो हरियाणा का विकास अच्छा है, लेकिन हम ओवरऑल देखते हैं, सब बातों पर ध्यान देते हैं, बाकी जो आवश्यक पहलू हैं, उसके आवश्यक मुद्दे जो हैं, बातें हैं, उन पर अगर हम ध्यान देते हैं तो केरल नंबर 1 पर आता है दोनों में से। तो इसीलिए हम कहेंगे कि विकास, विकसित देश, विकसित क्षेत्र, विकसित गांव आदमी, व्यक्ति, हम तभी कह सकते हैं जब हम उसके आर्थिक स्तर को, उसके सामाजिक स्तर को, उसके पर्यावरणीय स्तर को, और इसके अलावा उस देश की शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, इस तरह की जीवन प्रत्याशा, वहां की चिकित्सा सेवा, वहां का पर्यावरण, वहां का समाज, वहां की शिक्षा, वहां का स्वास्थ्य, इन सब बातों को देख करके, जान करके ही हम उसको विकसित या विकासशील या अविकसित कह सकते हैं। सभी को धन्यवाद बच्चों, चैप्टर हमारा ये पूरा हुआ।